नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हमारे जो बुजुर्ग थे शिव जी, वो बहुत सारी कहावतें लिख के गए, और ऐसे ही नहीं लिख के गए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह की कई कहावतें। और ये तमाम कहावतें ये बताती है कि आपको समय रहते फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक साहेब है, 3 सप्ताह तक जागे नहीं, और 3 सप्ताह के बाद जब जागे तो लगा मुसीबत सर पे आ गई है। तो इस मुसीबत को दूर करने के लिए उन्होंने ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। यानी स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कह दिया उन्होंने, जो उचित समझो वो करो, कोरोना की तरह के हालात आ रहे हैं। और लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया। और अब जब वो फंस गए तो उन्हें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की याद भी आ रही है शिव जी। उन्हें तमाम राजनीतिक दलों की याद भी आ रही है। उन्हें यह भी याद आ रहा है कि कहां कहां दिक्कतें हो रही है, कहां कहां उसको सुधारना है। और 148 सेकंड के वीडियो ने शिव जी, 148 सेकंड के वीडियो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अब साहेब मुंह कहां दिखा पाएंगे, कैसे दिखा पाएंगे, और देश की जनता को नहीं, भक्तों को मुंह कैसे दिखा पाएंगे, अब यह बड़ा सवाल है इस 148 सेकंड के वीडियो आने के बाद शिव जी। अब मुंह दिखाने की तो उन्होंने एक होड़ बना रखी है। कुछ भी कहेंगे और मुस्कुरा कर आएंगे। कैमरा वाला एक उनके साथ होगा, वो देखेगा कौन सा पोज अच्छा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, और उसी पोज के मुताबिक वो उनका फोटो बना लेगा। फिर उस पर उनके अंधभक्त पिल पड़ेंगे, साहब ने ऐलान कर दिया। उन्हें अब देश के बीच कुछ भी अच्छा बुरा करके भी जाने में शर्म महसूस नहीं होती है। वो इसे अपना गर्व महसूस करते हैं। पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, प्लास्टिक से बनने वाले सामान, यहां तक जो दूध की पैकेजिंग का सामान आता है, उस सब पर किल्लत आने वाली है। और उसका किल्लत का कोई विकल्प नहीं है। कोरोना की किल्लत दूसरे तरीके की थी। एक डिसीज थी, एक बीमारी थी। बीमारी से हम लोग इसलिए बच गए, लॉकडाउन लग गया, घर चले गए, लेकिन गैस भी मिलती रही, डीजल भी मिलता रहा, पेट्रोल भी मिलता रहा, और हमें लगातार अस्पताल भी मिलता रहा, जितना मिल सकता था। वो बात अनायास थी कि अस्पताल जो लोग बीमार गए वो जीवित कम लौटे। जिन्होंने घर पर उपचार किया वो सब स्वस्थ हो गए। आपको याद होगा कि आंकड़ा मरने वालों का इतना बड़ा था, सरकार ने आज तक जारी नहीं किया, 4.5 लाख पर खत्म कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसका मिलने वाला, जुलने वाला, दोस्त, घर परिवार से कोई इस दुनिया से रुखसती ना की हो। और उसके बाद जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आया, तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत जो आपने दर्ज कराई, उससे भाजपा समझ गई कि अब मरने से भी भारत के लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन 5 राज्यों के परिणाम आपने देख लिए थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मिजोरम। एक राज्य और था, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। ऐसे में जब वहां 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी का परचम फहर गया था, एक पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी, तो भाजपा समझ गई थी कि अब मरने से भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गैस से क्या फर्क पड़ेगा संतोष जी। तो ठीक कह दिया उन्होंने कि आप जानो आपका काम जाने। बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है, कोरोना से भी बड़ा पलायन हो जाएगा। कोरोना में लोग तो फंस गए थे, बहुत सारी संस्थाएं उतर आई थी, भोजन की व्यवस्था कराने उतर आई थी, आर्थिक मदद करने उतर आई थी, राशन बांटने उतर आई थी। इस बार कोई बांटने वाला नहीं होगा, भोजन बनेगा काहे पे? और अगर बांट भी देगा तो भोजन बनेगा काहे, जो आपने सवाल उठाया। यही सवाल है मेरा कि भोजन बनेगा किस पर? अलग तरह की स्थिति में हमें संकट में फंसा दिया है शिव जी। और मैं आपको बताऊं, 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई। कायदे से भारत सरकार को 3, 4, 5 मार्च तक तमाम चीजों को बता देना चाहिए। हम और आप जैसे कुछ लोग जब सवाल उठा रहे थे तो हमारे टाइमलाइन पर भक्त आ जाते थे हमारी स्टोरी पर कि तुम डरा रहे हो, तुम डरा रहे हो। अब जब मामला फंस गया,
बुरी तरह से फंस गया, तो कल 25 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिया, शिव। आज 21 मिनट का भाषण राज्यसभा में दिया। 25 और 21 46 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। लेकिन इस 46 मिनट के भाषण में उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, संकट के इस दौर में जब उन्हें तरीका बताना था, और बाकी देश की जनता पर छोड़ दिया, जो उचित समझो वो करो। ये उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और इन सबको रोकना मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं शिव जी, भक्त टूट पड़े इससे पहले बता देता हूं कि जितनी गैस एजेंसियां हैं, जितने पेट्रोल पंप है, वो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कालाबाजारी होने का मतलब है कि आपकी गैस एजेंसी सही तरीके से सिलेंडर को डिलीवर नहीं कर रही है। जिन्होंने बुक किया उनको समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कह रहे मुख्यमंत्री रोके, राज्य सरकार रोके। आपके एपेस्टिन फाइल वाले मंत्री क्या करने के लिए बैठे हुए फिर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी? भैया गैस एजेंसी से शिवजी अगर सही तरीके से गैस की डिलीवरी होगी तो कालाबाजारी कहां होगी? यानी आप वहां से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और इस 40 मिनट के बाद जब देशवासियों के सामने आपने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया, उसके बाद आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कल शाम को 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं शिव जी, कई तरह के सख्त फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। सख्त फैसले तो अपनी जगह है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री कहे कि विश्व शांति के लिए खाली सिलेंडर बाहर निकाल के ले आओ और बालकनी में बजाते हुए नजर आओ, और फिर अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बजाते हुए नजर आएंगे। आजकल वो भी बड़े वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होने पर कुछ नहीं बोले। दर्शकों का ज्यादा समय ना लेकर 2-3 सवाल सिर्फ यहाँ पे हमें पूछना बनता है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि युद्ध के हालात के समय आपको इजराइल जाना पड़ा? दूसरा सवाल, आपने लोकसभा और राज्यसभा में यह नहीं बताया कि भारत का झंडा लगा हुआ 40 के लगभग जहाज जो है वो होर्मुज में अभी भी फंसा हुआ है। इन जहाजों में 10,000 करोड़ रुपए का माल लदा हुआ है। इन जहाजों में 1100 के लगभग लोग हैं, जिसमें नाविक है, अन्य तमाम लोग हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद ईरान के राष्ट्रपति से 2 बार बातचीत करने के बाद और विदेश मंत्री एस जयशंकर के ईरानी विदेश मंत्री से बार बार बात करने के बावजूद उस जहाजों को आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या ये आपकी कूटनीतिक विफलता नहीं है? जब उसी रास्ते से चीन का, रूस का, जापान का और दूसरे दोस्त देशों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता करने के लिए उतर गया है। श्रीलंका के बारे में ईरान ने कह दिया वो तेल और गैस क्या मांगेंगे, वो तो जो मांगेंगे ईरान उनको वो देने को तैयार है। तब भारत के जहाज क्यों फंसे हैं? 1-2 जहाज निकले हैं, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कहा कि कई जहाज निकले हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहा कि भैया पहले 27 देशों से ये हम आयात करते थे तेल और गैस का, अब हम 41 देशों से आयात कर रहे हैं। शिव जी, पहले 5 किलो चीनी एक दुकान से लाते थे और बाद में चीनी खत्म हो रही है, 3 दुकान से आप 3 किलो चीनी खरीद के ला रहे हैं। तो ये आपकी उपलब्धि है कि आपकी नाकामयाबी? ये आपकी नाकामयाबी है। जितनी जरूरत का सामान आप पहले 27 देशों से लाते थे, अब 41 देशों से लाने के बावजूद भी उतना पूरा सामान आप नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि शायद दुकानदार को आप पर ऊपर भरोसा नहीं है। आपकी विश्वसनीयता घेरे में आ गई है। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि भैया कोविड जैसे कोरोना की तरह हमें मिलकर लड़ना होगा। कोरोना में तो लाखों लोगों की जानें चली गई थी, और जब सर्टिफिकेट, जब वैक्सीनेशन लगवाया तो उसमें मोदी जी की फोटो छपती थी बड़ी बड़ी, और जैसे ही जिम्मेदारी लेने की बात हुई कि भैया इससे हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तुरंत मोदी जी ने अपनी फोटो हटा दी थी। याद है शिव जी? तुरंत उन्होंने हटा दी थी। फिर किसानों की बात, यूरिया की बात, खाद की बात, और जब आप संकट में फंसते हैं तभी आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात क्यों आती है? और यहां भी बचते हुए नजर आते हैं, चालाकी करते हुए नजर आते हैं। क्या चालाकी की उन्होंने? संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, ईरान के मसले पर चर्चा होनी चाहिए थी। विदेश मंत्री से सो मोटो बयान दिलवा दिया ताकि उस पर चर्चा ना हो। कल लोकसभा में बोले, आज राज्यसभा में बोले, लेकिन उसके बाद विपक्षी नेताओं को स्पष्टीकरण मांगने का मौका नहीं दिया गया। ये देश आपका, आपके मन की बात तो हर संडे को आप सुना देते हैं। ये देश सदन के अंदर एक चर्चा सुनना चाहता था और चर्चा का जवाब आपसे चाहता था। आपने चर्चा का जवाब नहीं दिया। चर्चा खुले में होनी चाहिए थी, लोकसभा और राज्यसभा में आप जवाब देते। अब ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और पता नहीं क्या क्या बताएंगे, और बाहर आकर जो आप कहेंगे फिर वही अपनी आत्ममुग्धता की बात होगी।
फिर वही बात होगी। तो आप पारदर्शिता से डरते हैं, आप चर्चा से डरते हैं, और सीधे सीधे 25 मिनट और 21 मिनट, इन 46 सेकंड के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण पर शिव जी, राहुल गांधी का 148 सेकंड बिल्कुल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट किया, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 148 सेकंड ये मोदी की एक एक पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि भैया, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं हो सकता, उनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। मैं दर्शकों से कहूंगा, जरा सुने पहले राहुल गांधी। This is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. हमारी जो foreign policy है, this is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी. अभी शुरुआत हुई है. एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहां नहीं हूंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेना. आपने सुना शिव जी, और हमारे तमाम दर्शकों ने भी सुन लिया होगा. ये बड़ी बात है. इनकी एक एक लाइन पर आप गौर कीजिए. आप कब ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं? आपने किस तरह से सरेंडर कर दिया पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने. क्योंकि ये संकट जो है शिव जी, ये अमेरिका और इजराइल का पैदा किया संकट है, और आपने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया. ईरान अब ये कह रहा है, एक खस्ता हाल श्रीलंका के लिए, कि श्रीलंका तेल मांगेगा, गैस मांगेगा, श्रीलंका जो मांगेगा वो हम देंगे, क्योंकि मुसीबत के समय श्रीलंका उनके साथ खड़ा रहा. और भारत के प्रधानमंत्री 2-2 बार ईरान के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं. आधा दर्जन बार, लगभग 4 बार से ज्यादा, जहां तक मुझे याद आ रहा है. अगर मैं गलत हूं तो मेरे दर्शक मुझे करेक्ट करें. ईरान के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं. आपके जहाज फिर भी नहीं निकल पा रहे. राहुल गांधी ने जो कहा उसकी एक एक लाइन को समझिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल फॉरेन पॉलिसी बन चुकी है, यूनिवर्सल जोक बन चुका है. डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि मोदी कब क्या करेंगे और मोदी क्या नहीं कर सकते हैं. प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी कंप्रोमाइज हो चुकी है. उन्होंने कहा ये सबको दिख रहा है. और प्रधानमंत्री ने इररिलेवेंट भाषण दिया जिसका कोई मतलब और कुछ नहीं था. और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया, जो आखिरी लाइन उन्होंने कही, कि मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे.
किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, ठीक है डिबेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चरल गलती कर दी, एक पूरे ढांचे को तोड़ के रख दिया है और पूरे ढांचे को उड़ा दिया है। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और मोदी तो कतई कर नहीं सकते। ये जो ढांचा उड़ा दिया है शिव जी, क्योंकि हर चीज की अपनी एक प्रासंगिकता हुआ करती थी। ठीक है, प्रधानमंत्री बॉस हुआ करते थे, लेकिन वित्त मंत्री की प्रासंगिकता थी, विदेश मंत्री की प्रासंगिकता थी, रक्षा मंत्री की प्रासंगिकता थी, गृह मंत्री की प्रासंगिकता थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रासंगिकता थी। आज तो सब कुछ मोदी में समाहित हो गए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं, और हालत ये हो गई है कि कोई सही तरीके से बताने को भी तैयार नहीं है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, शिव जी, सेना के तीनों प्रमुखों और सीडीएस के साथ बैठक की है, आर्मी चीफ के साथ, नेवी चीफ के साथ, एयरफोर्स चीफ के साथ। ये देश की जनता को जानने का हक तो है कि सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। नंबर 1, ये देश की जनता को जानने का हक तो है कि आपने 41 देशों से अगर आप मंगा रहे हैं तो गैस की किल्लत क्यों हो रही है। ये देश की जनता को जानने का हक तो है कि कौन वो बेवकूफ अधिकारी है जो आपको ये सलाह दे रहा है कि 14 किलो वाले सिलेंडर जो पहले आप गैस देते थे उसमें 10 किलो दो, बाद में कहा कि नहीं ये खबर गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये आई, उस अधिकारी को घर क्यों नहीं बिठाते आप, ऐसे अजीबोगरीब सलाह देने वाले लोग। आप कह रहे हैं कोविड की तरह से हालात बन सकते हैं, आप तो खुद इस संतोष देश को जी, डरा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। संतोष जी, 14 किलो को सिलेंडर मान लीजिए 1 महीना चलता है एक परिवार में, आपने 25 दिन के बाद रिफिलिंग दी है और 10 किलो का सिलेंडर 20 दिन चलेगा, तो 5 दिन वो कहाँ खाना खाएगा? क्या ये विचार किया? 80 से 70 से 80% परिवारों में 1 महीने ही सिलेंडर चलता है, और अगर नहीं, 14 किलो से उसमें भी कहाँ चल पाता है। 14.2 किलो होता है, उसमें 1.5 किलो तो कम ही होता है शिव जी, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं। नहीं, वो 2 किलो वो काट के लाता है हॉकर, सब जानते हैं। अब वो अगर 28 दिन की जगह फिर वो चलने लगा 18 दिन, तो 7 दिन वो किसके यहाँ भोजन करेगा? क्यों 25 तारीख से पहले बुक नहीं होगा, 25 दिन से पहले, और 3-4 दिन से पहले आएगा नहीं, मतलब 10 दिन वो किसके यहाँ रहेगा? तो क्या व्यवस्था करे वो? ये सरकार ने विचार किया? मोदी जी को अभी करना था कि अब आने वाले दौर में एजेंसियां 25 किलो के सिलेंडर देंगी, ताकि कम से कम जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो सब घरों में पहुंचेगा, ताकि लोगों की रोज रोज की किल्लत दूर हो जाए, 2-2 महीने सिलेंडर चले, एक दिन में झटका खत्म हो जाए। अब आप सोचिए और विचार कीजिए, छोटी इंडस्ट्री थी जो चाय, खोमचा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, उन्होंने पैसे जरूर दुगने कर दिए, लेकिन दुगने करने के बाद भी क्या वो उतने बना पा रहे हैं? बात डबलिंग, पैसे डबल चार्ज करने की नहीं है, क्या वो बना पा रहे हैं? पूरे देश में इसका असर पड़ता है। जब सेल परचेजिंग जितनी कमजोर हो जाएगी, उतना ही उस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। शेयर बाजार गोता लगा रहा है, सोना चांदी गोता लगा रहा है, डॉलर ऊपर, रुपया ऊपर नीचे गिर रहा है, डॉलर भागता चला जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? सरकार ने क्या ऑल पार्टी मीटिंग रुपया बुलाई? प्रधानमंत्री मोदी तो रोकने का एक कोई प्रोग्राम जानते हैं, तो क्या वो जानबूझकर रुपया नहीं रोक रहे हैं? अरे उन्होंने ही कहा, मेरा अपना वक्तव्य तो है नहीं। 2013-14 की आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, वो कह रहे थे मैं जानता हूं रुपया कैसे रुकता है, मैं जानता हूं दिल्ली में बैठे लोग क्यों नहीं रोकना चाहते हैं। तो अब जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्या वो नहीं रोकना चाहते हैं? और जानते थे तो वो रोका क्यों नहीं? मेरे तो सवाल है, आम जनमानस को भी ये पूछना चाहिए। झूठ बोले रोजगार पर, झूठ बोले सस्ते डीजल पेट्रोल पर। जब पेट्रोल की कीमत गिरी, दिल्ली का चुनाव चल रहा था, वर्ल्ड वाइड पैसे गिरे थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा ये सब किस्मत वालों की वजह से होता है, और आप जानिए किस्मत वाला कौन है। और आज बढ़ रहे हैं तो किसकी किस्मत से हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बढ़े तो संतोष पाठक की, इस वीडियो को 1 लाख लोग देख लें, संतोष पाठक की किस्मत से देख लिया। कल इसे 5000 लोग, 1000 लोग देखें, 500 लोग देखें, तो संतोष पाठक की किस्मत से देखा, शिवकुमार मिश्रा की किस्मत से देखा। अरे भैया, हमारा काम है बना दिया। मतलब जीत जाओ तो तुम्हारा, हार जाओ तो नड्डा जी का फोटो चलेगा टीवी पर। ये कब तक खेल खेलोगे? अब तो नवीन जी आ गए हैं। कल एक और बीजेपी के नेता ने बड़े ने हमें बात बताई है, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है, कि जब से नितिन नवीन जी आए हैं तब से लगातार ब्राह्मणों का उपहास उड़ाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है?
बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है, मेरे दिमाग की बत्तियां जल गई। बोले यूपी में तो लगातार उड़ाया जा रहा है। हमने कहा भैया तोड़ क्या है? कि तोड़ तो चुनाव बताएगा, अब इसमें हम क्या तोड़ बता सकते हैं। आरएसएस कह रही है कि किसी भी कीमत पर जातीयता पर चुनाव नहीं लड़ोगे। प्रदेश अध्यक्ष जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी करते हैं उसके आगे लिखते हैं जाति, एक कॉलम बनाते हैं। काय पे लड़ोगे? प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इसलिए होती है कि यादव और कुर्मी दो ही जाते बड़ी हैं और यादव चला गया अखिलेश के साथ, जाता ही है परंपरागत, तो कुर्मी से प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। वरना अब की बार तो 3 या 4 ही सांसद कुर्मी जीते हैं जो 1 दर्जन रहते थे। जब ऐसे सब खेल खेल रहे हो तो फिर आप तकनीकी पर कैसे काम करोगे? आप सिस्टम पर कैसे काम करोगे? प्रधानमंत्री 24 घंटे जगने की बात आई है कई बार संतोष जी की, वो प्रधानमंत्री सोते ही नहीं है, सार्वजनिक बात है। अभी किसने कहा कि प्रधानमंत्री जो है इन्होंने छुट्टी नहीं ली है पिछले जब से गुजरात के सीएम बने और सीएम बने हैं। प्रचार करने के लिए छुट्टी नहीं ली? नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ। उत्तराखंड के जंगलों में जाकर जो शूटिंग कर रही थी वो क्या प्रधानमंत्री ऑन ड्यूटी थे क्या? और देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां वो पर्यटन के हिसाब से जाते हैं, क्या पीएम ऑन ड्यूटी होते हैं क्या? भैया इससे अच्छा तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी 8 ही घंटे काम कीजिए, आप 10 से 7 ऑफिस बैठिए, छुट्टी लीजिए, बाकायदा आप छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लीजिए, लेकिन भगवान के लिए कम से कम समस्याओं पे तुरंत कार्रवाई कीजिए, तेजी से काम कीजिए, लोगों से राय मशवरा करना शुरू कीजिए, लोगों की बातें सुनना शुरू कीजिए। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हरी हरी घास लेकर आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, उन लोगों को किनारे करके जरा जनता की बातों को सुनना शुरू कीजिए। मस्त होकर छुट्टी लीजिए, किसने रोका है? आप इतना एहसान तो मत करिए इस देश पे कि आप छुट्टी ही नहीं ली। और अगर आपने छुट्टी नहीं ली वाकई इतने सालों से, आपके भक्त जैसे कह रहे हैं, तब तो मैं कहूंगा कि वाकई आपके साथ ये बहुत अन्याय हो रहा है। तो आराम कीजिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। फिर क्या किया जाए? इस देश को किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया? कोरोना का संकट आया, आपने कहा थाली बजा लो, मोमबत्ती दिखा लो, टॉर्च दिखा लो। चलो वो मान लिया डिसीज थी, ये गैस कैसे आएगी? न थाली से आएगी, न ताली से आएगी, न टॉर्च से आएगी। गैस तो सिलेंडर से आएगी। पहली बार ऑक्सीजन के सिलेंडर से तड़पा तड़पा के मारा, इस बार खाने के सिलेंडर से। इस देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि अगला सिलेंडर किसका होगा। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कहे जा रहा हूं और दर्शक इस बात को समझें और विचार करें। पूरा देश सिलेंडर के फेर में फंसा हुआ है। इस सिलेंडर से निकलने के लिए, इस तेल से निकलने के लिए, इस गैस से निकलने के लिए देशवासियों को ही कुछ सोचना पड़ेगा। विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है, वो लगातार आगाह कर रहा है कि आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। और फंस जाने के बाद जब आप बिल्कुल फंस जाते हो तब आल पार्टी की मीटिंग बुलाओगे। जब चिड़िया चुंग गई खेत अब पछताए होत का। अब क्या पछताने से होगा? जब खेत में फसल बोई जा रही थी और चिड़िया गेहूं उखाड़े ले रही थी, तब क्यों नहीं पूछा चिड़ियों से रखाया जाए खेत? तो चलिए इस प्रोग्राम को अब यहीं विराम देंगे और आप लोग भी कमेंट करके मुझे डर, शिव जी एक बात का डर है मुझे, गांव गांव में गैस सिलेंडर पहुंचाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हमें ऐसा दृश्य भी देखने को मिल सकता है जब नोएडा की 25-25 मंजिला इमारत जिसमें फ्लैट में लोग रहते हैं, मुंबई की 25-25 30-30 मंजिला इमारत, और अब तो देश के कई शहरों में बहुमंजिला इमारत बन गई है, फ्लैट में रहने वाले लोग, वो कहते हैं ना उपला कह लीजिए, हमारे यहाँ गोईठा कहते हैं, या कोयले पर या लकड़ी पर खाना बनाते हुए नजर आएंगे। उस प्रदूषण के साथ वो जीते हुए नजर आएंगे जिसको छुड़ाने का और खत्म करने का दावा प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुझे तो कम से कम अब ये डर लग रहा है कि क्या हम वैसे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना कि कोरोना की तरह के हालात हो सकते हैं और हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, मतलब प्रधानमंत्री की अब कोई जिम्मेदारी नहीं। चलिए इस प्रोग्राम को यहीं विराम दें। दर्शकों से ये जानना चाहेंगे कि गैस और तेल की हालात आपके यहाँ कैसी और कैसी होने वाली है, हमें जरूर बताइए। आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।